अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम बाकायदा सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है इकोसिस्टम इसका आगाज करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इकोसिस्टम की जो टर्म इस्तेमाल करने वाले साइंसदान का नाम है टेंसले। टेंसले नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इकोसिस्टम की टर्म जो है वो यूज की। इकोसिस्टम को इकोलॉजिकल सिस्टम भी कहते हैं। डेफिनेशन की बात करते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन अ कम्युनिटी and its physical environment is termed as ecological system और ecosystem। इंटरेक्शन का मतलब होता है ताल्लुक, इंटरेक्शन बिटवीन अ कम्युनिटी। अब आपको मालूम होगा कि कम्युनिटी में क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। सेम स्पीशी का जो ग्रुप होता है वो पॉपुलेशन कहलाता है और ऐसा ग्रुप जिसमें एक से ज्यादा स्पीशी के जानदार मौजूद होते हैं वो कहलाते हैं कम्युनिटी। तो किसी भी कम्युनिटी का अपने फिजिकल एनवायरनमेंट यानी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। उस सिस्टम को हम कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम। मिसाल के तौर पर एक जगह है जहां मुख्तलिफ वैरायटी की स्पीशी के जानदार है ना, जैसे अगर के तो लायन भी है, टाइगर भी है, हॉर्स भी है, जेब्रा भी है, मुख्तलिफ वैरायटी के जो है वो जानदार वहां मौजूद है। क्या वो जानदार सिर्फ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या उनको नॉन लिविंग चीज़ों की भी ज़रूरत है, जैसे पानी, हवा, रोशनी, इन चीज़ों की भी ज़रूरत है ना? तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? फिजिकल इन्वायरमेंट। तो किसी भी कम्युनिटी यानी मुख्तलिफ किस्म के जानदारों का जो ग्रुप है उसका अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ जो भी इंटरेक्शन होता है, हवा, पानी, रोशनी, इन चीज़ों के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो मिलकर एक सिस्टम बनता है और इस सिस्टम को हम कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम कहते हैं। अब इस इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हो गए, आपको मालूम है ना, एक कम्युनिटी में जानदार वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है और फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या है? नॉन लिविंग है। तो हमने कहा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, पहला कहलाता है एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरे कहलाते हैं बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक नाम से ही हमें अंदाजा होता है ये नॉन लिविंग कंपोनेंट होगा और दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट, नाम से ही हमें अंदाजा हो रहा है ये क्या है? लिविंग कंपोनेंट होगा। तो एबायोटिक कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं, इट इज द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम का कौन सा है? नॉन लिविंग कंपोनेंट है। एबायोटिक फैक्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स और इस नॉन लिविंग वाले पार्ट को हम 3 हिस्सों में जाकर क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। पहला कहलाता है क्लाइमेटिक फैक्टर, दूसरा कहलाता है टोपोग्राफिक फैक्टर और तीसरा कहलाता है इडेफिक फैक्टर। अब क्लाइमेटिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर और इडेफिक फैक्टर 3 टाइप्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स को जो है वो डिटेल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में टोपोग्राफिक फैक्टर और इडेफिक फैक्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले जो है वो क्लाइमेटिक फैक्टर की बात करते हैं। फॉलोइंग आर द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर 1 लाइट, रोशनी की हम बात करते हैं। क्लाइमेटिक माहौल के लिहाज की बात हो रही है तो उसमें सबसे पहली जो कम्युनिटी के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है वो है लाइट। अब लाइट कहां से मिलती है? सन इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइट विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। सूरज जो है, हमारा जो सन है वो क्या है? लाइट की सबसे मेजर सोर्स है और वो फोटोसिंथेसिस के अंदर अहम किरदार अदा करता है। Only 3% of total sunlight which falls on earth is utilized by the plant। सूरज के जरिए जितनी भी रोशनी जमीन पर पहुंचती है उसका सिर्फ 3% हिस्सा जो है, उसका सिर्फ 3% हिस्सा जो है वो प्लांट्स क्या कर लेते हैं? यूटिलाइज कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। किस चीज में इस्तेमाल कर लेते हैं? फोटोसिंथेसिस, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में वो क्या कर लेते हैं? इस्तेमाल करते हैं। बाकी की 97% रोशनी को वो इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ 3% हिस्सा जो है वो सूरज की रोशनी का प्लांट यूटिलाइज कर लेते हैं। अब ये रोशनी किस तरीके से असरअंदाज होती है? द लाइट अफेक्ट्स इन 3 वेज। रोशनी जो है वो 3 तरीकों से असरअंदाज होती है। नंबर 1 लाइट इंटेंसिटी, लाइट अपनी शिद्दत की वजह से असरअंदाज होती है। दूसरा लाइट ड्यूरेशन, तीसरा है लाइट क्वालिटी। तो लाइट के लिहाज से 3 चीजें हैं, लाइट इंटेंसिटी, लाइट ड्यूरेशन, लाइट क्वालिटी। ये 3 चीजें जो है वो रोशनी जो है वो अलग अलग तरीकों से क्या होती हैं? असरअंदाज होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट इंटेंसिटी की। लाइट इंटेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, सर्टेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस है ना, जिसके जरिए पौधे अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, उसके लिए एक मखसूस शिद्दत वाली रोशनी की जरूरत होती है, लेकिन बट वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल। और अगर रोशनी की शिद्दत बहुत ज्यादा होगी तो वो क्लोरोफिल को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। लाइट की शिद्दत की बेस पर प्लांट जो है वो तीन हिस्सों में जाकर क्या होते हैं, दो हिस्सों में जाकर डिवाइड होते हैं। एक कहलाते हैं हेलियोफाइट्स और दूसरे कहलाते हैं शियोफाइट्स। हेलियोफाइट्स वो होते हैं जो हाई इंटेंसिटी की लाइट को क्या कर देते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, जबकि शियोफाइट्स को शेड की जरूरत होती है। शियो शेड के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, तो ये शियोफाइट्स को शेड की जरूरत होती है, यानी कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कम इंटेंसिटी वाली लाइट को ये क्या करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। तो इस बेस पर दो हिस्सों को डिवाइड, प्लांट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, जबकि ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पर प्लांट को क्या किया था, हमने चार हिस्सों में डिवाइड किया था, हाइड्रोफाइट्स, मीसोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हमारे पास हेलोफाइट्स। तो ये थे हमारे पास, जबकि शिद्दत की बेस पर, लाइट इंटेंसिटी की बेस पर दो हिस्सों में डिवाइड किया। लाइट ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, लाइट ड्यूरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड फोटो पीरियड। लाइट ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं, फोटो पीरियड कहते हैं। ऑल्सो हैज मार्क इन्फ्लुएंस ऑन प्लांट्स लाइफ, और वो भी पौधों की, प्लांट्स की, एनिमल्स की भी लाइफ पे बड़ा अहम किरदार अदा करता है। एनिमल्स में बायोलॉजिकल रिदम जो होता है वो लाइट ड्यूरेशन की वजह से होता है, जबकि प्लांट के अंदर जो फोटो पीरियडिज्म होता है वो फ्लावरिंग पर स्पेशली जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। फिर इसके बाद आ जाती है लाइट क्वालिटी। द विजिबल लाइट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच रेंजेस फ्रॉम 400 to 780 मिलीमाइक्रोन एंड कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, but chlorophyll absorb only red and blue color to utilize in photosynthesis। तो यहां हम बात करते हैं विजिबल लाइट जो है ना, वो रोशनी जो हम देख सकते हैं ना, इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा है। आपको मालूम है कि सूरज से आने वाली जो रेडिएशन होती है वो सिर्फ विजिबल लाइट नहीं होती। रोशनी को तो हम देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, बहुत सी ऐसी रोशनी होती है, बहुत सी ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। तो उन तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जब हम अपनी विजिबल लाइट को देखते हैं तो पता चलता है कि वो क्या है, इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा है जिसकी विच रेंजेस फ्रॉम 400 to 780 मिली माइक्रोन, जिसकी वेवलेंथ की अगर हम बात करते हैं वो 400 से लेकर 780 मिली माइक्रोन तक इसकी वेवलेंथ होती है, एंड कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। उसमें कितने कलर होते हैं, 7 कलर्स मौजूद होते हैं। लेकिन उसमें भी but chlorophyll absorb only red and blue colors to utilize in photosynthesis। but chlorophyll absorbs only red and blue color। chlorophyll जो होता है वो सिर्फ रेड और ब्लू कलर को क्या करता है, यूटिलाइज करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसे फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, इस्तेमाल करता है। फिर इसी तरीके से हम बात करते हैं टेम्परेचर की। लाइफ मेनली, अब देखो भाई रोशनी का टॉपिक खत्म ना, अब टेम्परेचर की बात करते हैं। लाइफ मेनली एग्जिस्ट इन द रेंज ऑफ 0 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट डैमेजेस एंड किल द लिविंग सेल, एंड सिमिलरली इज द केस विथ हाई टेम्परेचर वेयर प्रोटोप्लाज्म इज डीनेचर। हमने कहा जिंदगी जो है ना, लाइफ जो है वो ज्यादातर 0 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियाने वाले दर्जा हरारत में पाई जाती है। अगर द टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट अगर 0 से कम हो जाता है तो वो क्या करता है, डैमेजेस एंड किल्स द लिविंग सेल। वो लिविंग सेल को क्या कर देता है, मार देता है, ठंड में वो जिंदा नहीं रह पाते। एंड सिमिलरली इज द केस विद हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, वेयर प्रोटोप्लाज्म इज डीनेचर, उसके प्रोटीन कंपोनेंट जो होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। लिहाजा 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा वाले दर्जा हरारत में जिंदा रहना जो है वो मुश्किल है, बहुत ही कम जिंदगी वहां सर्वाइव करती है। सेम इसी तरीके से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम वाले दर्जा हरारत में भी जिंदगी का, जानदारों का सर्वाइव करना जो है वो मुश्किल होता है। अब आते हैं पानी की तरफ। वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इट मेंटेन्स turgidity of cell, act as raw material for photosynthesis and also take part in various metabolic reaction। वाटर जो है वो क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं कि वो तमाम मेन चीजें जो होती है ना, इनऑर्गेनिक आइंस वगैरह जो होते हैं, सॉल्ट वाली चीजें होती है, उसको डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है। और ये क्या करते हैं, इट मेंटेन्स टर्जिडिटी ऑफ सेल।
फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है कि सेल जो टर्जिड होता है, जब पानी एब्जॉर्ब करता है स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, तो उसकी टर्जिडिटी को मेंटेन रखने के लिए पानी बहुत जरूरी है एंड एक्ट एज अ रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर भी क्या करता है, काम करता है, ताकि पौधे अपनी ग़िज़ा तैयार कर सके। एंड ऑल्सो टेक पार्ट इन वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन, और बॉडी के अंदर, जानदारों की बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन के अंदर, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के अंदर पानी का बहुत अहम किरदार होता है। अब आइए हम नंबर 4 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, वाटर के बाद हम आते हैं एटमॉस्फेयर एंड विंड्स। The gaseous component of atmosphere are nitrogen, oxygen, carbon dioxide and vapor, water vapors। अब गैसियस कंपोनेंट में जो अहम जो गैसेस हैं वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये मेन है। इसके अलावा भी गैसेस का इस्तेमाल है, लेकिन ये 4 गैसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। दे आर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस फॉर रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन। इसी तरीके से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और नाइट्रोजन जो है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर एंड विंड के बाद जो क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर नंबर 5 पॉइंट हमारे पास है वो है फायर, आग की बात करते हैं। द फायर ब्रिंग्स अबाउट सडन चेंज इन एन इकोसिस्टम which has been developed in centuries. The fire also favors the growth of some fungi, mostly ascomites, and thus these fungi are called pyrophilous fungi. फायर जो है वो क्या काम करता है, द फायर ब्रिंग्स अबाउट सडन चेंज इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर जो है वो बहुत सडन तब्दीली लेकर आता है, और ऐसी तब्दीली विच हैज बीन डेवलप इन सेंचुरीज, सैकड़ों सालों से जो पौधे जिस जगह पर बसे हुए होते हैं, और अगर उस जंगल में आग लग जाए तो वो आग जो है, वो फायर जो है वो क्या करती है, सडन चेंज इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर क्या होती है, सडन चेंज लेकर आते हैं। वो इतने सारे पौधे जो सेंचुरी से, सैकड़ों सालों से वहां बसे हुए होते हैं, जानवर, पौधे, वो सारे क्या हो जाते हैं, आग की वजह से मर जाते हैं। और फिर हमने कहा द फायर ऑल्सो फेवर्स ग्रोथ ऑफ सम फंजाई, और ये आग जो है वो क्या करती है, ग्रोथ ऑफ सम फंजाई, कुछ फंजाई, ना सिर्फ मारने का काम करती है, कुछ फंजाई की ग्रोथ में भी अहम किरदार अदा करती है, मोस्टली एस्कोमाइट्स। दस दीज फंजाई आर कॉल्ड पायरोफिलस फंजाई, और इन फंजाई को हम क्या कहते हैं, पायरोफिलस फंजाई का नाम देते हैं। तो यहां जाकर इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट का सबसे पहला हिस्सा क्लाइमेटिक फैक्टर जो था वो हमने यहां डिस्कस कर लिया। अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम टोपोग्राफिक फैक्टर और इडेफिक फैक्टर जो कि एबायोटिक कंपोनेंट के हिस्से हैं उनको डिस्कस करेंगे, तो वो लेक्चर भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।